अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। मेरा ये वीडियो बनाने का सिलसिला इस वजह से मैंने शुरू किया है क्योंकि कई बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनकी कम उम्र में शादी हो जाती है। कई बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनकी शादी वक्त उनकी माँ नहीं होती, माँ के बग़ैर होती हैं। कई बच्चियों को बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि आगे जाके हमारे साथ क्या क्या होना है। कई बच्चियों के अच्छे नसीब होते हैं, कई बच्चियों के बुरे नसीब होते हैं। किस्मत बनाने वाली अल्लाह की ज़ात है और कुछ हमारी अपनी कमज़ोरियाँ भी होती हैं, कुछ हमारी अपनी नादानियाँ भी होती हैं, जिसकी वजह से हम धोखे भी खाते हैं और जिसकी वजह से हम नुकसान भी उठाते हैं। मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया ताकि मेरी आने वाली बच्चियों की मदद हो सके और मैं उनकी कुछ ना कुछ हेल्प कर सकूं। मैं अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करूंगी। इसलिए न्यू सीखने वाली बच्चियों को एक तो मेरी जो वीडियो है इसमें रेसिपीज़ भी मिलेंगी, आसान तरीके से सिखा रही हूँ उन्हें। ठीक है, आपने आगे जाके मेरी रेसिपी को भी पूरा वॉच करना है और मेरी बातों को भी सुनना है। ख़ास तौर पे उन बच्चियों ने मेरी बातों को गौर से सुनना है जो कि अभी 18 साल की हैं। मैंने ये चैनल का सिलसिला 18 साल की बच्चियों के लिए ही शुरू किया है क्योंकि 18 साल की बच्चियाँ एक तो उन बच्चियों के लिए जिनकी शादी जल्दी हो जाती है और एक उन बच्चियों के लिए जो बाहर पढ़ती हैं। तो मैं ये मोटिवेशनल सिलसिला मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं ख़ुद बेटियों की माँ हूँ। मेरी अपनी 3 से 4 अदद बेटियाँ हैं, चौथी मेरी सबसे छोटी है, लेकिन 3 बेटियाँ मेरी माशाल्लाह बहुत बड़ी हैं और उनको मैं हर वक्त मोटिवेट करती रहती हूँ। और माशाल्लाह मेरी बेटियाँ बहुत अच्छी भी हैं, बहुत समझदार भी हैं, लेकिन हैं तो बच्चियाँ ही ना। तो अभी ये वीडियो का सिलसिला एक बनाने का मकसद मेरा एक तो ये है कि पता नहीं जब मेरी सबसे छोटी वाली बेटी जवान होगी तब तक मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ, तो कम से कम मेरी बेटी जो है वो मेरी एक वीडियो की ज़रिए जो है ना अपनी माँ की सारी बातें सुन लेगी, समझ लेगी। मैं अपनी बेटी के लिए भी ये वीडियो का सिलसिला मैंने शुरू किया है, अबीर फ़ातिमा के लिए। तो आज अपनी पिछली वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, बड़ी वाली फर्स्ट बेटी पैदा हुई थी, तो मैंने घर में मैंने खाना खाने के बारे में पूरी बात बताई थी कि मैंने खाना नहीं खाया था और मैंने अपनी अम्मी से हलवा पकवा लिया था और इस बात पे मेरी सास नाराज़ हो गई। उन्होंने मुझे 2 दिन तक खाना नहीं दिया। वो क्यों? उनको भड़काने वाली थी उस वक्त मेरी जेठानी। मेरी जेठानी जो थी वो थी तो मेरी अपनी सगी कज़न ही, लेकिन वो मेरी सास को बहुत ज़्यादा उनकी जो है ना ब्रेन वॉश करती थी। और उसने वो ब्रेन वॉश उनका करना कब शुरू किया? तब शुरू किया जब मेरी सासू अम्मा जो मेरी फूफो भी थी, उन्होंने मुझे बड़े मान से, बड़े प्यार से मुझे ब्याह के लेके गई थी और बहुत शौक़ से उन्होंने मुझे ब्याह के लेके गई थी। और इतना उनका मेरे साथ प्यार था कि हर वक्त वो जो है ना मेरी साथ लगी रहती हैं और ये चीज़ मेरी जेठानी से बर्दाश्त नहीं हुई और मैं जो है इस बात को समझ नहीं सकी। मैं नादान थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी जेठानी अंदर से मुझसे जेलस होती है और वो मेरी सास को जो है ना, मेरी फूफो सास को अपनी तरफ करने के लिए मुझे उनसे लड़वाएगी और इस तरह वो दिमाग लड़ाएगी। मुझे नहीं पता था इस बात का और उसका बहुत माइंड है, हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसका दिमाग इन चीज़ों में बहुत चलता है और मैं उस वक्त इन सब बातों से अनजान थी। वो मेरे सामने अच्छी बन जाती थी, लेकिन मेरे बाद वो मेरी सासू माँ के बहुत कान भरती थी क्योंकि जब मेरी अम्मी ने आके वो हलवा पकाया मेरे खाने के लिए और उस वक्त उसने बड़ी दे दी सारी चीज़ें, मेरी अम्मी को पकड़ा दी। लेकिन बाद में उसने मेरी फूफो के कान में ये कहा कि आपके हाथ का वो खाना नहीं खाती, जब उसे पसंद नहीं है तो आप उसके लिए क्यों पकाती हैं। अब उसने साथ में उन्हें ये बात नहीं बताई कि रोटी वाले डब्बे में जो आपने रोटी रखी थी वो नरम हो चुकी थी, वो भी गीली हो चुकी थी, आटा बन चुकी थी, वो नहीं खा सकती थी, उसे पसंद नहीं है, उसने पकवा ली तो उसमें क्या हर्ज है। उसने ये बात नहीं कही, उसने उल्टा उनको डबल गाइड किया। इस बात पे वो नाराज़ हो गई। उन्होंने शाम का मेरा खाना नहीं बनाया। खुद अच्छा बनने के लिए उसने कहा कि नहीं, मैं तो पका देती, लेकिन मुझे तो अब सासू अम्मा से डर लगता है, कहीं वो मुझसे भी नाराज़ ना हो जाए। उसने भी नहीं पकाई। फिर मेरी अम्मी अपने घर से पका हुआ मेरे लिए खाना लेके आई, मैंने वो खाया। दूसरे दिन भी मैंने वही अम्मी घर से लेके आई, वही खाया। तो फिर मेरी अम्मी ने आना छोड़ दिया। अम्मी ने कहा कि मैं नहीं आऊँगी, कि ऐसा ना हो बात ज़्यादा बढ़ जाए। तो अम्मी भी नहीं आई, मैं शाम तक इसी तरह रही। तो जब उन्होंने देखा कि ये भूखी है, ये खुद भी क्यों किचन को हाथ नहीं लगा रही किसी चीज़ को, क्योंकि मैं जब हाथ डर रही थी कि मैं अगर उठूँगी लगाऊँगी तो ये लोग नाराज़ होंगे, फिर लड़ाई करेंगे। और उस टाइम पे मेरा देवर भी था एक, और मेरे देवर ने फुल नंदों वाला काम किया है मेरे साथ ना। तो मतलब नंद नहीं थी मेरी, लेकिन उसने नंदों वाली सारी कमी पूरी कर दी। इतनी लड़ाइयाँ करता था मेरे साथ, कोई मौका जाने नहीं देता था हाथ से ना। तो उस वक्त उसने भी मुझे काफ़ी परेशान किया हुआ था। उसकी भी मेन रीज़न थी, क्या वजह थी, वो भी मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगी, अभी नहीं। उस पर मैं एक बाकायदा वीडियो उस पर भी बनाऊँगी। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि मेरी
2-3 दिन के बाद मेरे हस्बैंड, मैंने आपको बताया था कि आर्मी में थे उस टाइम, वो छुट्टी लेके घर आए तो उनका भी जो है ना, मेरे कज़न ने भी मुझसे पसंद की शादी की थी। तो ये चीज़ भी मेरी जेठानी को हज़म नहीं हो रही थी। तो मेरे उसी टाइम जब मेरे हस्बैंड वापस आए थे, हम लोग सहन में सुबह के वक्त था, मैं बैठी हुई थी छोटी को लेके, तो अपनी बेटी को लेके ना, तो मेरी सासू अम्मा ने मेरे सामने मेरे हस्बैंड से कहा कि तुम्हारी बीवी तो मेरे हाथ का खाती नहीं है। बड़े गुस्से से बात की। तो मैं अंदर से, मैंने तो उसका खाना पकाना छोड़ दिया, ऐसे कहो कि अपना खुद कर लिया करे और उससे पूछो किसने ऐसा क्यों किया। तो मेरे हस्बैंड ने ना एक की ना दूसरी की, बस बजाय मुझसे पूछने के, मेरा साथ देने के या मेरी बात को समझने की, एकदम से उनके सामने मुझे डांट लगा दी कि तुमने ऐसा क्यों किया है और मेरी माँ के साथ ऐसा तुमने क्यों किया। मैंने कहा आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मेरी बात तो सुनो। तो उसने जब ये बात नहीं सुनी तो मुझे, मेरा भी तब मैं कम उम्र थी, 18-19 साल की उम्र में थी, और मुझे अम्मी के घर में कभी किसी ने डांटा नहीं था और मुझे पता था कि मैं गलत नहीं हूँ। तो मैं अपने वहीं से उठ के मैं कमरे में चली गई और मैंने बैठ के रोना शुरू कर दिया। रोते रोते मैंने कहा कि मैं अपने घर जाऊंगी, अपनी अम्मी के पास जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड अंदर आए, कहते हैं कि तुम चुप करो, मेरी बात तो सुनो, एक दफ़ा मेरी तरफ देखो तो सही। लेकिन मैं भी उस वक्त गुस्से में थी काफ़ी। तो मैंने कहा मैं नहीं देखूंगी आपकी तरफ, आपने मेरी बेइज्जती की, अपनी अम्मी का साथ दिया है, आपने मेरी बात को अंडरस्टैंड ही नहीं किया, मुझसे पूछा ही नहीं कि मैंने क्यों किया ऐसा। अब बजाय उनको समझाने के कि आप लोगों ने इसको इतने दिन भूखा रखा, मेरे साथ में ज़्यादती की, आप अपनी अम्मी का ही साथ दे रहे हो। तो इस बात पे मैं नाराज़ हो गई। तो मैंने कहा मैं तो अपनी अम्मी के घर जाऊंगी। फिर मैंने अपने अब्बू की तरफ मैसेज किया। उस टाइम पे फ़ोन मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होता था। हमारे पड़ोसियों की एक बच्ची थी, मैंने उसे भेजा अपने अब्बू को बुलवाने के लिए। मेरे अब्बू आए, अब्बू बैठे, उन्होंने बाहर ही मेरे अब्बू को समझा लिया कि आप इसे अपने साथ मत लेके जाना, ये भी थोड़े गुस्से में है, ठीक हो जाएगी, तो आप इसे साथ मत लेके जाना। तो अम्मी मेरी भी आ गई। अम्मी ने कहा कि नहीं, मैंने तो इतने नाज़ों से पाली है और रुलाने के लिए भी नहीं दिया आप लोगों को, और मुझे पता था, जब आप लोगों को पता था कि इसकी गलती नहीं है, तो मेरी नंद ने सारी ज़िंदगी मेरे साथ भी यही कुछ किया, इसीलिए मैं रिश्ता नहीं देना चाहती थी। और मुझे पता था ये लोग मेरी बेटी के साथ ऐसा ही करेंगे। मेरी अम्मी ने कहा, तो मैंने दे दिया बेटी का रिश्ता, तो ये लोग अब वही चीज़ें दोबारा दोहरा रही हैं। तो उस पर मेरी फूफो भी काफ़ी गुस्से में, अम्मी की और उनकी आपस में बहस हो गई। तो अम्मी ने कहा कि मैं इसे साथ लेके जाऊंगी। फिर मैं अम्मी के घर आ गई नाराज़ होके। तो 20 दिन मैं अम्मी के घर रही, और यकीन माने इनकी इतनी अनाथ थी कि ये लोग मुझे लेने के लिए नहीं आए ना। इन्होंने पड़ोसियों के किसी बंदे को 20 दिन के बाद लेने के लिए भेजा, और उन 20 दिनों के दौरान मैं गली से गुजरी अपनी बेटी को लेके, मैं कहीं जा रही थी, मेरे ससुर ने मेरी बेटी को बुलाया भी नहीं। रास्ते से मैं गुजरी, उसने ये भी नहीं कहा कि मेरी पोती है, मैं इसे बुलाऊं या मैं पूछ लूं कि नाराज़गी औरतों की है, खून तो उनका अपना था ना। तो उन्होंने ऐसा किया, मुझे बड़ा दुख हुआ। जब मैं घर आ गई तो 20 दिन के बाद उन्होंने किसी और को भेजा मुझे लेने के लिए। तो मेरे अब्बू ने कहा कि अब क्या करूं, बेटी दे जो दी है, इसको भी अभी अल्लाह ने आगे से बेटी दे दी है। उस वक्त गुर्बत थी काफ़ी ज़्यादा, मेरी अम्मी अब्बू लोग के हालात काफ़ी ख़राब थे। तो अब्बू कहते हैं कि मैं बेटी का घर उजाड़ नहीं सकता, तो मेरी गलती है, मैंने छोटी उम्र में इसकी शादी कर दी, तो अभी मैं क्या करूँ, अभी इसको वापस भेजने के सिवा और कोई चारा नहीं है। तो अब्बू ने मुझे उनके पड़ोसियों का जो आदमी गया हुआ था ना, बुजुर्ग थे, वो अंकल थे, उनके साथ ही मुझे घर भेज दिया। जब मैं घर आई हूँ, आप यकीन करें, इनमें से किसी ने मुझसे बात नहीं की। किसी ने, मेरी जेठानी ने पीछे से उनको इतना भड़का दिया कि किसी ने मुझसे बात करना मुनासिब नहीं, ना किसी ने मुझसे खाना पानी पूछा। मैं सीधे अपने कमरे में आई, और मेरे हस्बैंड भी थे। हस्बैंड ने मुझसे बातचीत की, कहते हैं कि तुम मेरी बात उस वक्त मान लेती, ना जाती। तो मैंने कहा आप अगर इतने अच्छे होते तो मुझे लेने के लिए आ जाते, तो आप भी नहीं आए। बस वो उस बात के बाद फिर मैंने रूटीन में घर में मैं रही, लेकिन इन्होंने, किसी ने मुझसे बातचीत 1 हफ़्ते तक नहीं की। 1 हफ़्ते के बाद फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बातचीत शुरू की, और वो भी क्या बातचीत शुरू करनी होती थी कि सारा काम मुझसे करवाती थी, बर्तन धुलवाना, कपड़े धुलवाना, और कुकिंग जो थी ना, वो जिस दिन गोश्त पकना होता था वो मेरी जेठानी पकाती थी, और जिस दिन दाल सब्ज़ियाँ होती थी वो मैंने पकानी होती थी। तो उसमें भी जो है मैं खुद निकाल के खा नहीं सकती थी, मुझे खुद निकाल के खाने की इजाज़त नहीं होती थी, ठीक है। तो ये चीज़ आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है। इससे आगे की स्टोरी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी करके शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कुकिंग की भी साथ रेसिपियाँ होती हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। इससे आगे का पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। इजाज़त चाहती हूँ इसी के साथ, अल्लाह हाफिज़। लेकिन मेरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, ओके। तो आइए इस मज़ेदार से सूप को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है गोश्त, और साथ में है ये मोटी इलायची, दालचीनी और तेज़पात, थोड़ा सा टुकड़ा है उसका। यह है जी चिकन का गोश्त, यानी कि हड्डी वाला गोश्त आपने लाजमी इसमें लेना है। उसके बाद ये बोनलेस भी है,
और ये है इसका स्पेशल सीक्रेट, स्पेशल गोश्त यानी कि बकरे का गोश्त। और मैंने बकरे की सिरी का गोश्त लिया है और बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार लिया है, तीनों की थोड़ी थोड़ी सी मिकदार ली है, क्योंकि हम इसका सूप बना रहे हैं ना, हम इसका सालन तो नहीं बनाना चाह रहे। तो सूप में हमने सब चीज़ों का फ्लेवर ऐड करना है, इसलिए बकरे का गोश्त जो है वो मैंने सिरी का लिया है और थोड़ी सी मिकदार लिया उसकी, इसी से इसका फ्लेवर बनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले ली है कढ़ाई। अब कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल के 2 बड़े चम्मच ऐड कर दी हैं। इसके बाद मैं इसमें सबसे पहले जो है मोटी इलायची, दालचीनी और तेज़पात, इसको हल्का सा कड़कड़ा लेना है। उसके बाद मैं इसमें सबसे पहले बकरे का गोश्त ऐड करूँगी। बकरे का थोड़ा सा गोश्त है, आधा पाव के करीब होगा। हमें सिर्फ इसमें इसका फ्लेवर बनाना है, जायका बनाना है, ठीक है। इसको यखनी में भी बॉयल करने के बाद ना, इसको गलाने के बाद मैं इसकी बोटियों को बीच में नहीं डालूंगी, सिर्फ मुझे इसका सूप चाहिए, इसकी यखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे गोश्त को इकट्ठा फ्राई कर लिया है। इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, और फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखनी है, इसमें ना लो हो ना ही हाई हो, दरमियानी आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। इसको दरमियानी आंच पे फ्राई करते रहेंगे। और इस दौरान मैंने इसमें ये 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। अब नमक डाल के भी मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस या फिर सिरका, विनेगर, ठीक है। दोनों में से आप जो चीज़ चाहें डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिरका ही डालूँगी। अब इसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इससे आगे क्या करना है। अच्छा, लहसुन जो था उसे मैंने पीसा नहीं है, मैंने बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहें तो उसे पेस्ट भी बना सकते हैं, उसे पीस भी सकते हैं। तो मुझे इसमें थोड़े से जैसे वेजिटेबल बीच में साबित होंगी, तो इसी तरह लहसुन जो है उसकी भी थोड़े से जवे जब मुंह में आएंगे तो उसका भी एक बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। मुझे पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा चॉप करके लहसुन को रख लिया है। अभी यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर, 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया है। विनेगर डालने से ये होता है कि जो चिकन में स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपको पता है चिकन में एक बहुत अजीब सी कच्चापन सा होता है, स्मेल होती है, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती सूप में ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दिया है। अब इससे इसकी वो स्मेल और वो कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। अब इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, ये बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का हो जाए, ठीक है। तो लाइट ब्राउन कलर का ये देखें जी, अब यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर का हो चुका है। और उस वक्त मैंने इसमें थोड़े से लहसुन जो है वो डाल दिए। लहसुन के चंद जवे मैंने बारीक काट के रखे हुए थे, तो वो मैंने बीच में ऐड करके और इसको सिर्फ थोड़ा सा हिला के मैं एक साइड पे रख दूँगी। और फिर हमने इसे प्रेशर कुकर में गला लेना है, ठीक है। प्रेशर कुकर में इसलिए करना है ताकि ये जल्दी हो जाए, सूप बन जाए। अब यहाँ पे अगर आधे घंटे के लिए इसको गलने के लिए रख देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने प्रेशर कुकर ले लिया। मेरे पास ईरानी कुकर है। इसमें मैंने 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैं इसमें ये सारा गोश्त जो है इसको डाल दूँगी। बिल्कुल यूँ निकाल रही हूँ मैं छन्नी से, लेकिन इसके बीच में जो ऑयल भी है ना एंड में, वो भी हमने इसके बीच में डाल देना है। इससे इसका जायका बहुत मज़े का बनेगा, ठीक है। लेकिन आप चाहें, अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं डालना चाहते तो आप यहीं पे गोश्त में पानी डाल दें और उसको दम वाली फ्लेम पे गलने के लिए रख दें, साथ आप कोई और काम कर लें। तो मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, मैंने जल्दी से बनाना था, तो इसलिए मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। अभी यहाँ पे एक हरा प्याज मैंने काट के रखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने 1 अदद इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून डाल दूँगी गरम मसाला, घर में गरम मसाला नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं वो, और 1 ही टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें जो बाकी की वेजिटेबल्स हैं, जिसमें मटर शामिल है और ये गाजरें हैं जो कि मैंने बारीक चॉप करके रखी हुई थी, आधी मैंने इसमें डाल दी हैं। शिमला मिर्च भी मैं थोड़ी सी बचा लूँगी, आधी बीच में डाल दूँगी। और बंद गोभी भी मैंने थोड़ी सी बीच में ऐड की है, ठीक है। अब इसको मैंने ऊपर से दे देना है प्रेशर। 10 मिनट के बाद मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। 10 मिनट का प्रेशर दे दिया है। इस दौरान हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है, ठीक है। क्योंकि इसमें बकरे का गोश्त है तो इसको प्रेशर कुकर में पकाना बहुत ज़रूरी है। बकरे का गोश्त ज़्यादा जल्दी नरम नहीं होता, ठीक है। तो अभी मैंने प्रेशर कुकर में से इसे निकाल लिया, कढ़ाई में डाल लिया। अब इसको मैं यहाँ पर स्ट्रेन कर लूँगी। इसमें जो मोटी मोटी है दालचीनी के पीसेस हैं और तेज़पात है और मोटी इलायची है, उसको मैंने हाथों से ही बाहर निकाल दिया है बीच में से, ठीक है। अभी गोश्त जो है इसको मैंने बारीक कर लेना है, हड्डियों से अलग कर देने हैं इसके पीसेस। और बाकी की जो भी ये वेजिटेबल्स बीच में गल चुकी हैं, कुछ तो जो नहीं गली उन्हें वैसे ही मैं मसल लूँगी आलू मैशर से ना, जिससे आलू मैश किए जाते हैं, तो उससे इन्हें हल्का सा प्रेस करूँगी तो मैश हो जाएंगी। अब ये जो बाकी का ये यखनी है ना, ये बहुत कम है, इसमें मैं और पानी डाल दूँगी, ठीक है। तो और पानी आपने अपने मर्ज़ी से डालना है। अभी इसको जब बॉयल आने वाला है तो मैंने इसमें ये रखे हुआ था हरा प्याज का
जो है बाकी ग्रीन वाला पार्ट वो मैंने डाल दिया, और बाकी की जो वेजिटेबल मैंने बचा के रखी थी, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी, वो भी डाल दिया है। और ये मैंने जी गोश्त को हड्डियों से अलग कर लिया था, इसको मैंने बारीक करके और ये भी मैंने बीच में डाल दिया है। अब यहाँ पे इसमें पानी जो है कम है, तो मैं इसमें और थोड़ा सा यहाँ पे ना और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। आप जितना सूप बनाना चाहते हैं आप उसमें उतना पानी डालें। प्रेशर कुकर में पानी इसलिए कम डाला था कि प्रेशर कुकर में आप ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते, फटने का डर होता है। अब जब पानी को बॉयल आया है तो मैंने इसमें मज़ीद 1.5 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर इसमें मैंने और ऐड कर दिया है, और नमक भी इसमें कम था तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून नमक का भी और इसमें ऐड कर देना है। और यहाँ पे अब मैं इसको पकने दूँगी, इतनी देर पकने दूँगी कि बीच में वेजिटेबल्स जो है ना जो हमने बाद में डाली हैं वो थोड़ी नरम हो जाएं। तो उनके नरम होने तक मैंने इसमें पानी थोड़ा सा और डाल दिया था। अब इसको जब बॉयल आएगा ना उस वक्त मैंने इसमें एक अंडा फेंट के डाल देना है, और कॉर्नफ्लोर के मैंने 2 चम्मच पानी में मिक्स करके रख देने हैं, जो एक साइड पे मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे इसके बॉयल आ चुका है तो इस मकाम पे मैंने इसमें चिली सॉस और सोया सॉस और जो विनेगर है ये तीनों के 2-2 बड़े चम्मच मैंने इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं इसमें डाल दूँगी अंडा। अंडे को मैंने फेंट के रखा हुआ है, एक अंडा लेके उसे आप अच्छे तरीके से फेंट के बीट करके आप उसे रख दें, और खोलते हुए सूप में ना आपने डाल देना है इसे, और ये ख़ुद ही बीच में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। देखिए मैं चम्मच भी नहीं हिला रही, ऐसे ही कितना ज़बरदस्त इसकी लुक अभी बन गई है एकदम से अंडा डालते ही ना। अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के पानी में मिक्स करके मैंने रखे हुए थे, तो यहाँ पे वो मैं इसमें डाल दूँगी। और कॉर्नफ्लोर का ये है कि आपने पहले 2 बड़े चम्मच पानी में घोल के रख देने हैं और उसको आपने बीच में ऐड करना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ये सूप पतला लगे तो आप मज़ीद इसमें और कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि पहले मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड किया तो मुझे वो जो है ना बहुत ज़्यादा पतला लग रहा था, तो मैंने उसे गाढ़ा करने के लिए फिर मज़ीद 2 चम्मच और कॉर्नफ्लोर के पानी में मिक्स करके और इसमें ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमारा सूप हो गया डन। और साथ आप एग बॉयल करके रख लें, अंडे बॉयल करके रख दें। इस सूप में बॉयल अंडा बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत मज़े का लगता है। तो मैंने भी इसी तरह किया है। ये अब देखें जी एंड में इसकी ये प्रेजेंटेशन, ज़बरदस्त किस्म का सूप रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। ये था आज की सूप का सीक्रेट, यानी कि बकरे का गोश्त। आपने इसमें थोड़ी सी मिकदार ले लें, लेकिन बकरे के गोश्त की यखनी जो है वो आपने इसमें ज़रूर डालनी है। बहुत मज़े का बनता है इससे, इस तरीके से। उम्मीद है आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।